करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के जरिए कैसे किया जाए इसके बारे में बताएंगे। हमारी दोनों किडनियां 1 मिनट में 125 मिलीलीटर रक्त का शोधन करती हैं। ये शरीर से दूषित पदार्थों को भी बाहर निकालती हैं। इस अंग की क्रिया बाधित होने पर विषैले पदार्थ बाहर नहीं आ पाते और स्थिति जानलेवा होने लगती है, जिसे गुर्दों का फेल होना या किडनी फेलियर कहा जाता है। आज हम किडनी से जुड़े तमाम अन्य बीमारियों के बारे में बात करेंगे। 6 डायबिटिक न्यूरोथेरेपी की भी बात करेंगे। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक देश भर में करीब 14% महिलाएं और 12% पुरुष किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं। किडनी की बीमारी इतना विकराल रूप ले चुकी है, बावजूद इसके लोग किडनी से जुड़ी समस्याओं के लक्षण समझ नहीं पाते और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तक काफी ज्यादा समय निकल जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में किडनी की बीमारी का असरदार इलाज संभव है। आयुर्वेद की दवा किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले घातक तत्वों को भी बेअसर करती है। आज हम किडनी की बीमारी से जुड़े तमाम जानकारी देंगे और इसके आयुर्वेदिक इलाज के बारे में आपको बताएंगे। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत जैन जुड़ चुके हैं। आइए आपको डॉक्टर प्रशांत जैन का परिचय कराते हैं। आप दिल्ली में कार्यरत हैं। आपने आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करने के लिए साल 2019 में दिल्ली में निर्मल आयुर्वेद की स्थापना की। डॉक्टर प्रशांत जैन दिल्ली में एक विशेष फर्टिलिटी और संबंधित उपचार केंद्र आयु फर्टिलिटी के संस्थापक भी हैं। डॉक्टर जैन का 12 साल से ज्यादा आयुर्वेद उपचार का अनुभव रहा है। तो ये तो थी डॉक्टर प्रशांत जैन के परिचय से जुड़ी कुछ खास बातचीत की। अगर आप किडनी की बीमारी से जुड़े कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, तो आज के कार्यक्रम में किडनी से जुड़ी तमाम जो समस्या है उसके बारे में हम आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर प्रशांत जैन से सलाह लेंगे और उनसे जानेंगे इस बीमारी के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स खुल चुके हैं, टेलीफोन लाइंस लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। सवालों की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर जैन, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो किडनी की बीमारियों को आयुर्वेद किस तरह से देखता है, यानी कि आयुर्वेद के वायु अवधारणा के हिसाब से कैसे इसे समझा जा सकता है। जी नमस्कार जी। पूजा जी, मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि किडनी की जो बीमारियां हैं, समस्या इस चीज की आती है कि जब तक किसी भी व्यक्ति को ये पता लगता है कि उसे किडनी की बीमारी हुई है या किडनी से संबंधित कोई भी रोग है, तो वो बहुत देर होती है या वो उस स्टेज में पहुंच चुका होता है कि उसे आगे ही जाके सीधा डायलिसिस से चला जाता है वो, उससे पहले उसे उपचार नहीं मिलता। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। दूसरी बात से आपने प्रश्न करा कि आयुर्वेद किडनी की बीमारियों को किस प्रकार देखता है या कैसे उसे समझता है। देखिए, आयुर्वेद की हर एक बीमारी को समझने के लिए अपने अलग प्रावधान है, अपने अलग मापदंड है, जिसके जरिए हम किसी भी चीज को एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका डायग्नोज करके और ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जब हम किडनी की बात करते हैं तो आयुर्वेद के वृक्क रोग के संज्ञा में देखता है और शोथ रोगाधिकार में इसका उदाहरण मिलता है, जो हम बात करते हैं चिकित्सा के पक्ष जी। जब इंसान के शरीर में किसी भी तरह के तरल पदार्थ का संगठन होना शुरू हो जाता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, हमारा जो रक्त है वो दूषित होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ तक दे जाता है कि कहीं ना कहीं वृक्क रोग या शोथ रोग की मैनिफेस्टेशन शुरू हो गई है। तो इस तरह से हम आयुर्वेद के जरिए इस बीमारी को देखते हैं और उसी तरह से इसके आगे उपचार की बात भी करते हैं। ठीक है,
डॉक्टर प्रशांत जान, ये तो रही कि इसे कैसे हम समझे जाएं। अगर हम बात करें किडनी की बीमारियों की, तो कितनी तरह की बीमारियां आमतौर पर देखी जाती हैं किडनी में, और किस किस तरह की ये बीमारियां होती हैं? देखिए, किडनी की बीमारी से अगर हम देखते हैं तो किडनी एक ऐसी किडनी के बहुत समक्ष आती है कि उसमें स्टोन हो गया है, तो वो एक अलग पूरा ही विषय हो जाता है कि किडनी स्टोन का। किडनी स्टोन की वजह से भी किडनी में बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से किडनी फेलियर होता है। दूसरा जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर, अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है, जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसकी वजह से किडनियों पे रेगुलर असर आता है, उसकी वजह से किडनी पे पेन होना शुरू हो जाता है। तीसरा हम कहते हैं एक्यूट किडनी डिसीज। एक्यूट किडनी डिसीज वो होती है जिसमें एक साथ एक किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और कारणवश किडनी फेल होना शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी का, यानी मधुमेह की वजह से, डायबिटीज की वजह से जो किडनी फेल होती है, डायबिटीज की वजह से जो किडनी पर असर आता है, उसकी वजह से किडनी पे दिक्कत आनी शुरू होती है, प्रॉपर्ली ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। ये बहुत ही गंभीर विषय है जिसको जानना बहुत जरूरी है और जिसके बारे में लोगों को अवगत कराना बहुत। इसके अलावा जब हम प्रकारों की बात कर रहे हैं, लक्षणों की बात कर रहे हैं, तो किडनी की बीमारियों के लक्षण क्या हैं? किस तरह से हम शुरुआती दौर में समझ सकते हैं कि किसी को भी किडनी की बीमारी हो रही है या किडनी की बीमारी उसको होने वाली है, तो वो सिम्टम्स क्या उसकी बॉडी में नजर आने लगते हैं? देखिए, किडनी की बीमारी के अगर हम लक्षणों की बात करते हैं तो इसके लक्षण बहुत हद तक डिपेंड करते हैं कि किडनी की बीमारी हो किस वजह से रही है। जैसे कि हमने बात करी हाइपरटेंशन की वजह से किडनी की बीमारी होती है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इसको रेगुलरली मॉनिटर करता रहे। इसके लक्षण यही होते हैं कि जैसे किडनी अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और उसे किडनी की बीमारी होनी शुरू हो रही है, तो उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना कम हो जाएगा। मतलब जो दवा वो ब्लड प्रेशर के लिए ले रहा था वो दवा इतनी कारगर नहीं रहेगी, उसके अलावा भी दवा की जरूरत पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे पहला लक्षण है अगर कोई पेशेंट ब्लड प्रेशर का है उसके लिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं किडनी की बीमारी में, जनरली अगर हम क्लासेस में करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस आती है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में पेशेंट को पता ही नहीं लगता, या वो एक सिम्प्टोमेटिक केस होता है इन जनरल, उसमें पता नहीं लग पाता कि किडनी की बीमारी होनी शुरू हुई है जब तक वो थर्ड स्टेज तक ना पहुंच जाए। अगर आप बात करते हैं क्रिएटिनिन की या सीरम यूरिक एसिड की, तो वो भी थर्ड स्टेज के बाद बढ़ना शुरू होता है, फर्स्ट सेकेंड स्टेज में वो भी नहीं बढ़ती। तो यही सबसे गंभीर विषय है कि किडनी की बीमारी शुरू तो पहले हो जाती है, लेकिन उसके लक्षण आने शुरू होते हैं जब ऑलरेडी आप थर्ड स्टेज पे पहुंच गए हैं, यानी किडनी जो है वो 50% तक डैमेज हो गई। और उसके जब लक्षण आते हैं तो उसके सबसे प्रधान लक्षण होते हैं कि आपके पैरों में सूजन आनी शुरू होती है, चेहरे पर सूजन आनी शुरू होती है, शरीर में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। ये सारे उसके अंदर सबसे पहले प्राथमिकता लक्षण होते हैं। कुछ एक स्पेशल लक्षण भी है जो सिम्टम्स कहते हैं, जनरली ये देखा गया है कि किडनी के अगर पेशेंट हैं तो उन्हें डिप्रेशन के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जो बहुत कम जल्दी से आइडेंटिफाई नहीं होते और जिसकी वजह से ये प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है बीमारी। तो ये एक बहुत खास लक्षण है जिसकी तरफ जनरली ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जो हाइपरटेंसिव है या फिर डायबिटिक है और उसको साथ ही में ऐसे डिप्रेसिव एपिसोड भी आते हैं या डिप्रेशन के कुछ लक्षण आते हैं, तो ये बहुत जरूरी उस समय उसकी किडनी की जांच करवाई जाए और देखा जाए कि किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, किडनी की जांच सही है या नहीं है। और इसके अंदर भी सिर्फ सीरम यूरिक एसिड या फिर सीरम क्रिएटिनिन के ऊपर डिपेंड ना है, आगे इसके लिए बहुत सारी एडवांस भी आ गई है जिसके जरिए हम क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड का लेवल से पहले ही पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे क्या किडनी में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। ये तो रही लक्षणों की बात कि क्या लक्षण जो है मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। अगर हम आयुर्वेद के मुताबिक किडनी को स्वस्थ रखने की बात करें, किस तरह का हमें लाइफस्टाइल से लेकर किस तरह का पूरा दिनचर्या रहनी चाहिए? क्योंकि देखिए कहा जाता है किडनी स्वस्थ रहेगी तो हमारी बाकी के पार्ट्स, बाकी के ऑर्गन्स सुचारू रूप से काम करते नजर आएंगे। तो कैसे हम उनका ख्याल रख सकते हैं, कैसे जो है हम इस बीमारी से बच सकते हैं, और खासतौर पर आज के लाइफस्टाइल में जैसे आपने भी जिक्र किया, इस दौरान कितना महत्वपूर्ण है अपनी किडनियों को हमें सही और देखभाल करने की जरूरत कैसे? देखिए मुझे भी सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि
किडनी के रिलेटेड अगर लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो किडनी में दिक्कत की जब आती है जब हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा जीने का तरीका, रहन सहन का तरीका ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप किडनी से संबंधित कोई भी दिक्कत देखें, अगर आप चाहे स्टोन देखें, चाहे आप इन्फेक्शन देखें, चाहे आप शुगर देखें, चाहे आप हाइपरटेंशन देखें, सारी की बीमारियां वो है तो हमारे खान पान से और हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो इसमें लाइफ स्टाइल को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपको अगर हाइपरटेंशन है तो आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपना हाइपरटेंशन या अपना ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखें, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने ना पाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने खाने में नमक का उपयोग कम से कम कर दें, मिर्च मसालों का उपयोग कम से कम कर दें। रोजाना नियमबद्ध आप थोड़ा सा जरूर व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। लेकिन व्यायाम की ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यायाम करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा व्यायाम करना शुरू कर देंगे तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी यहाँ जानने की जरूरत ये है कि जब आयुर्वेद में हम ब्लड प्रेशर को देखते हैं तो ब्लड प्रेशर किस वजह से हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी जो रक्तवाहिनी नाड़ियां है, ये जो आर्टरी वेसल सिस्टम कहते हैं, उसके अंदर जब ब्लड फ्लो हो रहा है और उसके बाद आपका कोलेस्ट्रॉल फ्लो हो रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड में डिपॉजिट शुरू हो जाता है और वेसल्स में डिपॉजिट होना शुरू होता है। जैसे जैसे वो डिपॉजिट होता है तो वैसे वैसे आर्टरीज और वेन्स वो टाइट होनी शुरू हो जाती है, हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा पाइप का, अगर पाइप टाइट होता है तो उसके अंदर लचीलापन कम हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छी तरह से समझाता भी है टेक्स्ट में प्रतिशय के रूप में या मार्गावरण के रूप में। तो जैसे ही वो वेसल्स टाइट होनी शुरू हो जाती है वहां पे वेसल्स का डायमीटर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ना है। तो इसलिए जरूरी हम अपने खान पान का ध्यान रखें, ज्यादा तला भुना ना खाएं, जिसमें बहुत ज्यादा तेल हो ना खाएं, विश्राम ना करें, बहुत ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। दिन में सोना सरासर निषेध है। अगर आप किसी भी डायबिटीज किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं तो दिन में सोना निषेध है, क्योंकि दिन में अगर आप सोते हैं तो वो आलसी जीवन बढ़ता है और जितना ज्यादा आलस आपके शरीर में होगा उतना ही ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर या डायबिटीज बढ़ना शुरू होगा। बात आज की जा रही है किडनी की बीमारी की। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आगे चर्चा को और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहेंगे डॉक्टर प्रशांत, अगर हम मधुमेह और किडनी की बीमारी के बीच के संबंध के बारे में बात करें तो मधुमेह के मरीज को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो उसकी किडनी है उस पर उसका इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि डायबिटिक लोगों की जो किडनी फेलियर है बहुत जल्दी होने लग जाती है। तो इस बात को लेकर किस तरह से जो दर्शक हैं वो क्या उम्मीद करें, किस तरह से आप उनको ये बताएंगे? सीखने की डायबिटीज के पेशेंट है, मधुमेह के पेशेंट है, उसमें हमें जनरली देखने को मिलता है कि उसकी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है या बढ़ा रहता है। और ये बहुत गौर फरमाने का विषय है कि किडनी की बीमारी, हर मधुमेह के पेशेंट को किडनी की बीमारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। किडनी की बीमारी उन पेशेंट को देखने को मिलती है जो मधुमेह के रोगी भी है, साथ में उन्हें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर है और उसके साथ साथ उनकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज दोनों ही अनकंट्रोल्ड चलती है। ये दोनों ही चीजें अनकंट्रोल होती है, या उनका ब्लड प्रेशर है वो भी सामान्य से ज्यादा रहता है और ब्लड शुगर लेवल है वो भी सामान्य से ज्यादा रहते हैं, तो उन्हीं पेशेंट में किडनी की बीमारी देखने को मिलती है। जनरली क्या होता है कि जब ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो वो हमारा ब्लड शुगर आयुर्वेद की अवधारणा में वो अनपचा खाना है जो शरीर में घूमता रहता है और वो अनपचा खाना अपनी जगह बनाता है जाके अलग अलग जगह। तो वही मार्गावरण की जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो धमनियां जो है या हमारी वेसल्स जो है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनियों पे इफेक्ट आता है। जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल जमा होता है धमनियों में, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल जमा होता है आपके किडनियों में। किडनियों के अंदर जो बारीक बारीक धमनियां होती है जिसकी वजह से हमारे किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो काम बंद करना शुरू करते हैं, वो काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दोबारा से किडनी पे और लोड होता है, नेफ्रॉन्स है जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर और ज्यादा वजन आ जाता है और ज्यादा काम करना पड़ता है। वो काम करने की वजह से अल्टीमेटली वो नेफ्रॉन्स भी फेल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी फेल होती है। तो अगर कोई भी पेशेंट है वो ब्लड प्रेशर का है या फिर डायबिटीज का है या दोनों का है तो उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपना ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल में रखें। अगर वो ऐसा नियमित रूप से करते हैं और कंट्रोल रहता है तो उनको किडनी की बीमारियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वो पूरा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, अब डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें तो वो क्या होता है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है?
देखिए, डायबिटीज न्यूरोपैथी की अगर बात करें, डायबिटीज से मोस्टली 3 सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक है डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी। जी। यानी डायबिटीज की वजह से रेटिना जो आपकी आईज होती है वो खराब होनी शुरू होती है। किडनी नेफ्रोपैथी मतलब आपकी किडनी खराब होना शुरू होती है। न्यूरोपैथी मतलब आपकी नसें खराब होना शुरू। इन सबकी जो जड़ है, रूट कॉज है, वो एक ही है कि आपका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, मतलब आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ा रहे हैं। या आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद के जरिए हम बात कहते हैं तो आपका जो अनपचा खाना है शरीर में, जो भी आप खा रहे हैं वो पूरी तरह से पच नहीं रहा है और वो अनपचा खाना वो आपके ब्लड के जरिए घूमता रहता है। तो जब वो नसों में जाके, जो आपकी नसें हैं, नसों को जाके ब्लॉक करता है, तो वहां से न्यूरोपैथी शुरू होती है कि आपकी नसों की सेंसेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपकी सेंसेशन कम होती है तो आपको वहां पे अगर कोई घाव होता है, चोट लगती है, तो उसका पता नहीं लग पाता। और पता ना लगने की वजह से वो घाव इतना सीवियर हो जाता है कि वो भरने में या घाव सही होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है और न्यूरोपैथी है। नेफ्रोपैथी की बीमारी, न्यूरोपैथी नसों की बीमारी। अगर इसके हम इलाज की डॉक्टर साहब बात करें तो आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे होता है, किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही सारी ऐसी कारगर औषधियां हैं जो डायबिटीज पे भी काम करती है, साथ ही साथ वो किडनी पे भी और नसों पे भी, दोनों पे काम करती है। लेकिन जैसे कि हम बार बार एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, आयुर्वेद समय को ऐसे देखता है कि आपका जो खाना है वो पच नहीं रहा है, अनपचा खाना ब्लड में मिक्स होकर घूम रहा है, जैसे आपको ये सारे लक्षण आ रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत है कि उस चीज को रेक्टिफाई करने की या उसे ठीक करने की कि जो भी आप खा रहे हैं वो ऐसा खाना हो जो आराम से पच जाए, सुपाच्य हो और आपके शरीर को ठीक करे। पहली चीज तो आप सबसे पहले जरूरी है कि अपने खान पान पे ध्यान दें। दूसरा है आप अपने जीवन शैली पे ध्यान दें। आपका लाइफस्टाइल सही होना चाहिए, हम उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या करेक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आयुर्वेद कहता है आपसे चॉकलेट कम। ये दो सबसे मेन कारण है जिसकी वजह से बीमारियां, मतलब पूरा लेजी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे हम आज कहते हैं, वो उस तरह का लाइफस्टाइल। तो आप अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव करें, नियमित प्राणायाम करें, नियमित व्यायाम करें, तो नियमित करें। अगर आप ये चीजें करते हैं तो उससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसमें जरूरी है। सेकंड, जब बात करते हैं हम कि क्या हम उपचार के रूप में देख सकते हैं या उपचार कर सकते हैं, तो उपचार के लिए विभिन्न औषधियां आयुर्वेद में बताई गई है। ब्लड शुगर पे भी काम करती है और आपकी किडनी पे भी काम करती है, नसों पे भी काम करती है। उन औषधियों को देना किस तरह से है ये डिपेंड करता है चिकित्सक की युक्ति के ऊपर और पेशेंट की स्टेज के ऊपर, वो किस स्टेज में है, कैसे उसको प्रोग्रेस कर रही है डिसीज, उसके पेशेंट से ही औषधियों का चयन करके हम इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं आपसे कहूँगा कि इसका उपचार संभव है। ऐसा नहीं है कि ये लाइफटाइम बीमारी है। अगर हम किडनी की डिसीज को पहली या दूसरी स्टेज में ही पकड़ लेते हैं, वहीं से उसे देख लेते हैं, परख लेते हैं, तो उसको हम फर्दर प्रोग्रेस होने से किसी बहुत हद तक रोक सकते हैं। अगर वो फर्दर बहुत ज्यादा आगे प्रोग्रेस भी हो गई है, वो 4th या 5th स्टेज में पहुंच गई है, तो भी हम उसमें पेशेंट का जो लाइफस्टाइल है उसे मॉडिफाई करके औषधियों की मदद से उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी जीवन शैली को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं किडनी को लेकर, कैसे हमें उसको स्वस्थ रखना है, कैसे हमें ख्याल रखना है और कैसे जो है पूरा लाइफस्टाइल बदलकर हम अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। फिलहाल के लिए आयुष्मान भव में इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।